नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। करंट अफेयर को थोड़ा सा सीरियसली पढ़िएगा। 72 के लिए जिस प्रकार के एईडीओ में करंट आया है उस प्रकार का आपका करंट नहीं आएगा, उससे कठिन स्तर के सवाल आएंगे, स्टेटमेंट वाले और ऑप्शंस कठिन होंगे आपके, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा कर के हर टॉपिक को पढ़िएगा। क्या कब कहाँ केवल में मत सिमट के रहिएगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। एक आध वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पर कि एईडीओ एक स्टूडेंट के साथ हुआ धोखा इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एजुकेटर जो हैं वो बता रहे हैं। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता हूँ आपको, इस बार भी वही बोलूँगा। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है इस कंपटीशन में फाइट करने का तो कीजिए, नहीं तो जीवन में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। इतना ही सिंपल होता है। आपके रोने से, आपके बिलखने से, एग्ज़ाम टफ आया था, ये आया वो आया, कुछ भी फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए बेहतर होगा कि जिस स्तर के सवाल आ रहे उस स्तर की तैयारी करें, या तो छोड़ करके जीवन में और भी बहुत कुछ करने को हो सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ें। एक्सेप्ट करना हमेशा सबसे सही ऑप्शन होता है। 72 बीपीएससी का प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा आसान कतई नहीं होने जा रहा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं हमेशा ही बच्चों को समय से पहले सचेत करने का प्रयास करता हूं। एईडीओ से पहले भी मैंने किया था कि एईडीओ जो है एक लेवल का एग्जामिनेशन होगा और इतना अच्छा पद आपको कोई थाली में परोस करके तो नहीं देगा, आपको फाइट करना पड़ेगा। इसलिए फाइट कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, डिटेल में पढ़ करके एक बार अपने हिसाब से करना ही चाहिए आपको। बाकी अगर आपको डर लग रहा है और कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है तब तो फिर आपको नहीं देना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम उन्हीं के लिए होता है जो वाकई फ़ाइट कर सकते हैं। इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जीवन, इसको कठिन ना बनाएं कृपया यूट्यूब के माया जाल में पढ़ करके। आज का हेडलाइन देखिए क्या है। आज केंद्र सरकार उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जो है परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े हुए विधेयक को इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसके तहत संविधान का भी संशोधन करना पड़ेगा और 3 दिन का सीटिंग हो सकता है। 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है किसने, तो केंद्र सरकार ने। उसकी शुरुआत आज से हो सकती है। इस टॉपिक को तो सत्र होने दीजिए, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। संविधान के हिसाब से संसद की मिनिमम 1 वर्ष में 2 सत्र तो होनी ही चाहिए। संविधान में 2 सत्र की चर्चा नहीं की गई है, इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। जो उपयोग किया गया वो कहा गया है कि किसी भी 2 सत्र के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। संविधान में ये कहा गया है। अब यही पूछ लेगा आपसे तो फिर वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आमतौर पर भारत देश में 3 सत्र होते हैं। एक होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र होता है जो जुलाई माह में होता है। एक होता है विंटर सेशन जो आपका कब होता है, दिसंबर माह में होता है। और एक होता है बजट सत्र जो आपका जनवरी फरवरी माह में संपन्न होता है। तो जनवरी फरवरी, जुलाई अगस्त और उसके बाद से दिसंबर में, नवंबर लास्ट और दिसंबर के शुरुआत में यह सत्र चलता है विंटर सेशन। इसके अलावा केंद्र सरकार अगर चाहे तो अलग अलग विशेष सत्रों का आयोजन कर सकती है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम लोग आने वाले दिनों में कवर करेंगे। आज जो हम लोग शुरू करेंगे इस कैंसर की दवाई से शुरू करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अंडमान सी की चर्चा करेंगे हम लोग। अंडमान सी में एक नौका हादसा में 200 से ज़्यादा लोगों के डूबने का आशंका व्यक्त किया जा रहा है, उस टॉपिक को देखेंगे। उसके अलावा ब्रिक्स टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन की बैठक 14-15 मई में भारत में होने वाला, जिसमें चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री इत्यादि भाग लेंगे। तो इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। भारत में सस्ती कैंसर की दवा केटूडा की रेस है। केटूडा इसका नाम बोलते हैं, इंग्लिश में कीटूडा भी बोलते हैं इसको। जो भी है आप इसको याद रख सकते हैं, प्रीलिम में यह पूछा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही डिटेल जर्नलिज्म में शानदार काम करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ये देखा इस दवाई के नाम पर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया गया है। बहुत बड़े बड़े स्तर के अधिकारी और बहुत बड़े बड़े स्तर के कंपनियां इसमें शामिल थी। अधिकारियों नहीं, कंपनियों के अधिकारी की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, सरकारी अधिकारी की नहीं। वो सब इसमें शामिल थे। लोगों को गलत दवाइयाँ बेचने में भी उनका नाम आया है। जो भी कार्रवाई होगा, फिलहाल आज हम लोग इस दवा के बारे में पढ़ेंगे। भारत की कम से कम 7 दवा निर्माता कंपनियां सन फार्मा है, हेटेरो, इंटास और बायोकॉर्न, मर्क एंड कर्मरी के सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर दवा इम्यूनोथेरेपी दवा केटूडा नाम है इसका। इम्यूनोथेरेपी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है
उसको यह इतना बूस्ट करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कैंसर वाली सेल से लड़ जाते हैं और उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह की ये दवा है, लेकिन ये दवा का पेटेंट जो है फिलहाल में वो मार्क एंड कंपनी के पास में है, जिसके कारण से यह दवा मार्केट में अभी 3 लाख रुपए का एक डोज यह दवा बिकती है। कितने की? 3 लाख रुपए की यह दवा बिकती है। जेनेरिक संस्करण अगर इसका लॉन्च हो जाता है, बायोसिमिलर विकसित करने की दौर में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि जून 2028 में इस दवा का पेटेंट समाप्त होगा। इस दवा का जो पेटेंट है वो जून 2028 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसकी जेनेरिक दवाएं भारत में लॉन्च हो सकती हैं और ये जेनेरिक दवाएं काफ़ी सस्ती होंगी। 70% उनका रेट कम हो जाएगा। 3 लाख का 70% घटा दीजिए 3 लाख में से, तो जितना बचेगा उतना कम इसका दाम हो जाएगा, यानी कि आम आदमी तक इसकी पहुंच हो सकती है। 3 लाख की दवाई तो सब परचेज नहीं कर सकते हैं भारत में, तो इसका 70% दाम जब कम हो जाएगा पेटेंट ख़त्म होने के बाद, उसके बाद से अलग अलग कंपनियां भारत में इसे बेच सकती हैं। लेकिन इससे जुड़ा 1-2 केस है, 1-2 नाम है जो आपको जानना चाहिए। वर्तमान में केटुडा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको प्रेम्बोलिजुमैब इसको कहा जाता है, यह दवा है, साइंटिफिक नेम है इसका, कि एक 200 mg की खुराक की कीमत 3 लाख रुपए का अधिक है। बाजार में इसके बायोसिमिलर समान जेनेरिक संस्करण आने से इसकी कीमत में 70% तक की भारी गिरावट आ सकती है, जिससे सामान्य लोगों के लिए यह दवा उपलब्ध हो जाएगी। यह दवा कैसे काम करता है? क्या यह कैंसर का सटीक इलाज है? नहीं, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल माना जाता है कि यह कैंसर के इलाज में वाकई मददगार बनती है। यह केटुडा एक चेक पॉइंट इनहिबिटर दवा है। यह हमारे शरीर के टी सेल्स, प्रतिरक्षा प्रणाली का सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है उसको टी सेल्स कहा जाता है। कैंसर की जो सेल्स होते हैं वो दरअसल में टी सेल्स को ही कमज़ोर कर देती हैं। तो ये दवा जो है टी सेल्स को बूस्ट करती हैं, जिससे टी सेल्स जो हैं वो कैंसर सेल से लड़ना शुरू करती है और शरीर में कैंसर का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसी प्रकार से यह काम करती है दवा। क्या ये सब कुछ आपको याद रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। टी सेल याद रहेगा आपको, प्रतिरक्षा प्रणाली बूस्टर है यह दवा, ये भी याद रहेगा। इस दवा का नाम आप याद रखिएगा कि इस कंपनी के द्वारा है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न बहुत अलग हो गया है। वो किसी भी तरह का, मैंने जो हल करवाया आपको परसों पेपर, आज भी आपको हल करवाऊंगा जीएस का, तो उसमें देखा आपने धृति बनर्जी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड हैं, उनके नाम पर उस जीव का नाम रखा गया था जो उड़ीसा के कोकराझार में मिला था, लेकिन उसने धृति बनर्जी का नाम चेंज करके मालती बनर्जी कर दिया, मालती मुखर्जी कर दिया था। तब ये फैक्ट भी वो पूछ रहा है आपसे, 3-3 स्टेटमेंट वाला वो सवाल था। और 72 बीपीएससी पीटी में मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, पहले से ही आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार के सवाल होंगे जिसमें 1-1, 2-2, 3-3 स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। और चूंकि सीटें अच्छी होंगी जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो कोई कट ऑफ भी कम नहीं जाएगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें, इसलिए पढ़ें अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। मार्क कंपनी के पास भारत में इस दवा का केवल एक वैध पेटेंट है, लेकिन विश्व स्तर पर उसने लगभग 1000 पेटेंट दाखिल किए हुए हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि बड़ी विदेशी कंपनियां मुख्य पेटेंट जब 2028 में ख़त्म होगा तो सेकेंडरी पेटेंट का उपयोग करके वो इन दवाओं के सस्ती जो ऑप्शनल दवाएं होंगी उनको बाजार में आने से वह रोक सकता है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य कंपनी BMS की याचिका को खारिज कर दिया था और भारतीय कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज, यह कंपनी है, को पेटेंट समाप्त होने से पहले ही निमोलुमैब नामक एक दवा का बायोसिमिलर अर्थात जेनेरिक दवा बनाने की अनुमति दे दी थी। भारतीय कंपनी है जाइडस लाइफ साइंसेज, इसने सरकार के पास, इसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि हम इस दवा का जेनेरिक दवा बना करके सस्ता उत्पाद लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस कंपनी के पेटेंट के कारण से हम सस्ता दवा नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि ये सब के सब जीवन रक्षक दवाएं होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार के स्तर पर यह फैसला दिया कि कोई बात नहीं, पेटेंट होते हुए भी आप जेनेरिक दवाएं बना करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और इसको पहुंचाया भी गया है। यानी कि ये जो 2028 वाला केस है कि 2028 तक इस दवा का सस्ता दवा नहीं आ सकता है, वो कहीं ना कहीं इससे कमज़ोर होता है। उससे पहले भी अगर कोर्ट चाहे, सरकार चाहे तो ला सकती है उसे, लेकिन इससे भारत में व्यापार करने का जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। हम चाहे यूरोपियन यूनियन से डील करें, चाहे हम अमेरिका से डील करें, सभी में एक क्लॉज ज़रूर होता है, पेटेंट
और कॉपीराइट का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि भारत में पेटेंट और कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है। तो इस प्रकार के फैसले हमारे कहीं न कहीं देश के साथ जो संबंध हैं और देश में व्यापार का जो माहौल है उसे भी कमज़ोर करता है। दोनों पक्ष आपको स्पष्ट कर दिया है मैंने, आप इसे ज़रूर याद रखिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी योजना है जिसके नाम भी आपको याद रखना चाहिए। आयात निर्भरता को कम करने, चूँकि इन दवाओं को आयात करना पड़ता है। उच्च लागत वाली दवाओं के लिए घरेलू इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार ने मार्च में बायोफार्मा शक्ति नामक 10,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की। इसमें निर्माताओं से कैंसर, ऑटो इम्यून विकारों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया, जिससे भारत में हम सस्ती दवाएं बना सकें, हमें इस प्रकार की चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना है? तो इस योजना का नाम है बायो फार्मा शक्ति। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वांग यी और लेवरोव ये ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करेंगे भारत में। आगामी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है यह 14-15 मई को दिल्ली में आयोजित होने वाला है। और इसके साथ में ही इस साल के सितंबर-अक्टूबर के आसपास भारत में ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी होगी। तो ब्रिक्स में फ़िलहाल ईरान भी सदस्य है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके सामने कंसर्न आ गया है कि किस प्रकार से ब्रिक्स को एक विश्वसनीय संस्था बना करके रखा जाए, जब ब्रिक्स का ही एक मेंबर ईरान जिस पर हमला हो रहा है और ब्रिक्स का ही दूसरा मेंबर यूएई जिस पर ईरान हमला कर रहा है, इन दोनों को एक साथ कैसे रखा जाए। ब्रिक्स का ही एक मेंबर भारत, जिसका अरुणाचल प्रदेश पर कल ही चीन के द्वारा दावा किया गया है लिखित रूप से, पहली बार जगह के नाम बदले जाते हैं और भारत ने उसका खंडन किया है। तो इस प्रकार की संस्था को कैसे टिका करके रखा जाए, ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा हमारे लिए। ईरान और अमेरिका के बीच अस्थिर संघर्ष विराम, इस्लामाबाद वार्ता में गतिरोध, क्योंकि सेकंड फेज का वार्ता शुरू होगा। भारत 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने वाला है। अभी मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा, इसमें विदेश मंत्री सारे के सारे भाग लेंगे। इसमें चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री सब भाग लेंगे। 2026 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास में है। तो ये हमारे लिए एक कोई कंसर्न का ही विषय होना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार वैश्विक परिस्थिति जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ख़ास तौर से ब्रिक्स जैसे समूहों के लिए। कल मैंने 71 बीपीएससी मेंस के लिए जो करंट अफेयर रिवीजन करवाया, उसमें मैंने पढ़ाया आपको मल्टीलैटरलिज्म का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है। बहुपक्षवाद, बहुध्रुविता जो है, इसको उखाड़ करके फेंक दिया है डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने। उन्होंने फिर से दुनिया को यूनिपोलर बनाने का संकल्प उठाया है कि अमेरिका ही अमेरिका होगा, हम ही हम होंगे और किसी को हम टिकने ही नहीं देंगे। क्या ब्रिक्स, क्या G20, क्या क्वाड, सबको उन्होंने उड़ा कर रख दिया, जो मनमर्जी वो कर रहे हैं। तो मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीपोलैरिटी की जो हम बात कर रहे थे, वो भावना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है 2026 के शुरुआत से, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना हो, ईरान पर अटैक करना हो, क्यूबा की घेराबंदी करनी हो, ग्रीनलैंड की मांग करना हो, ये सब ऐसे चैलेंजेस हैं जो मल्टीलैटरलिज्म, दक्षिण दक्षिण सहयोग और उसके साथ में यूनिपोलर वर्ल्ड की ओर में हम बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, क्या क्या धमकियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के खिलाफ सख्त रहे हैं। उन्होंने ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ने वाले किसी भी देश को 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात की। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में ब्रिक्स को डॉलर पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉलर को ब्रिक्स चैलेंज कर रहा है, इसलिए ब्रिक्स के मेंबर पर अलग से 10% का हम टैरिफ लगाएंगे। भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती क्या होगा? पश्चिम बनाम गैर पश्चिम को बैलेंस करना। ब्रिक्स के भीतर विभाजन जो हो रहा है, पहला विभाजन भारत और चीन, सेकंड विभाजन यूएई एंड ईरान, क्योंकि दोनों ही इसके मेंबर हैं, दोनों ही लड़ रहे हैं। तो इस विभाजन को पाटना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, और ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम इसकी अध्यक्षता को संभाले हुए हैं। वैसे हर चैलेंज जो होता है, क्षमता को उभारने का एक मौका भी होता है। जीवन का भी हर चैलेंज आपकी क्षमताओं को बढ़ाने का एक बहुत ही सुअवसर होता है। जैसे AEDO का एग्ज़ाम जो हुआ है, तो ये आपकी क्षमता को बूस्ट करेगा, आपकी मोरालिटी, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपके डर, इसको बूस्ट करेगा, जिससे आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हर जो चैलेंज होता है वो जीवन में अवसर भी होता है कि क्षमताओं को बूस्ट किया जाए। क्यों ना डिटेल में पढ़ा जाए, डरना क्यों, एग्ज़ाम ही तो है, जीवन मृत्यु थोड़ी न है।
ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, मैं ये भी कहना चाह रहा था। तो भारत के लिए जो चैलेंजेज आए हैं, ये भारत की विदेश नीति की क्षमताओं को बूस्ट भी कर सकता है अगर सही फैसले लिए जाएं तो। ब्रिक्स के बारे में शॉर्ट में देखेंगे। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। 2006 में ब्रिक के रूप में आया, 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स बन गया, और फिलहाल में 2024 में कई सारे मेंबर इसमें जुड़ने से इसके सदस्यों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया है। कितने सदस्य हैं ब्रिक्स के फिलहाल में, आपको याद है क्या? याद है तो मुझे बताइएगा। ईरान, अमीरात, यूएई, मिस्र, इथियोपिया भी शामिल हुए। और भी कोई देश शामिल हुआ है क्या? कितने सदस्य हैं ब्रिक्स के, ज़रा मुझे सर्च करके बताइएगा, इसको सर्च करके बताइएगा। यहाँ पर सारे हैं या नहीं हैं ये भी बताइएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका यूरोपीय संघ के आर्थिक राजनीतिक प्रभुत्व को संतुलित करना है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करना है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य में से एक है। अब जो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वो है ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का ब्रिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ईरान, यूएई, ये ऐसे देश हैं जो तेल के सप्लायर हैं, दुनिया के बड़े बड़े तेल सप्लायर में आते हैं। वहीं पर भारत और चीन जैसे जो देश हैं ये दुनिया के बड़े बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं। लेकिन अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा तबाह होने के कगार पर आ गया है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल बमबारी तो रुक गया है लेकिन युद्ध का तनाव बना ही हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 सप्ताह में हॉर्मुज खुल जाएगा। हालिया युद्ध और भू राजनीतिक तनाव ने ब्रिक्स के सामने कई गंभीर चुनौतियां और कूटनीतिक संकट खड़े किए हैं। ब्रिक्स के भीतर आंतरिक विभाजन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके बारे में आपको चर्चा अवश्य ही करना चाहिए। एक तरफ यूएई जो है वो अब्राहम एकॉर्ड के जरिए इजराइल के साथ संबंधों को बढ़ावा देता है, वहीं पर इजराइल जो है वो ब्रिक्स के ही एक मेंबर ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर के हमला भी करता है। तो ये कहीं न कहीं ब्रिक्स के अंतर्गत विभाजन को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ ब्रिक्स के 2 सबसे बड़ी इकॉनमी, 2 सबसे बड़े मेंबर भारत और चीन जो हैं अपनी सीमा विवाद, सॉवरेनिटी के विवाद को लेकर के हमेशा ही विवादों में रहते हैं। ये हमेशा ही इनका संबंध जो है वो उठापटक के दौर से ही गुजरता है। ताज़ा अरुणाचल प्रदेश का आप उदाहरण दे सकते हैं, जहां पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नामांकन किया। भारत के द्वारा उसके खंडन किए जाने पर उसने अरुणाचल प्रदेश को सीधा अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। भारत के लिए कूटनीतिक धर्म संकट होगा, पश्चिमी विरोध, गुट के बजाय ये गैर पश्चिमी मंच के रूप में इसको रखा जाए। लेकिन इस युद्ध के कारण रूस, चीन, ईरान एक मजबूत अमेरिका विरोधी धुरी बने रहे हैं। वहीं पर भारत जो है उसका अमेरिका के साथ भी अच्छा संबंध है। वहीं पर चीन, रूस, ईरान इनके अमेरिका के ठीक अपोजिट में खड़े होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। लेकिन भारत ना तो इस तरफ है ना उस तरफ है, हम बैलेंस कर रहे हैं, हम तराजू के बीच में खड़े हैं। तो यह हमारे लिए एक कूटनीतिक धर्म संकट हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक झटके, युद्ध के कारण से तेल के दाम 100 बैरल से भी ज़्यादा चले गए हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पश्चिमी देशों का बढ़ता दबाव, डॉलर पर हमला अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो कहा जाता है, या फिर चीन और ईरान और रूस से पश्चिमी देशों का जो तनाव बढ़ रहा है, उसके कारण से ब्रिक्स जैसी संस्थाओं को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसे भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस तरह के चैलेंजेस की चर्चा आप कर सकते हैं। 71 मेंस में यह सवाल आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर 250 मिसिंग आफ्टर बोट सिंक इन अंडमान सी। अंडमान सागर नाम सुना है आपने, अंडमान सागर का नाम सुना होगा। अंडमान सागर में एक बोट पलट गया। इसमें बहुत सारे रोहिंग्या वगैरह भी शामिल थे, बांग्लादेश के नागरिक भी बहुत सारे थे, और यह बोट यहाँ पर पलट गया। आए दिन पलटता रहता है और ये सारे मिसिंग हैं, कहाँ गए पता ही नहीं चलता है। इस टॉपिक को ज़रा डिटेल में देखेंगे हम लोग। अंडमान सागर में एक बड़ा नौका हादसा हुआ। इस हादसे में 250 से अधिक लोग लापता हो गए, जिन्हें मुख्य रूप से म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी, बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे, जो समुद्र के रास्ते अवैध रूप से मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे? मलेशिया में जाने की कोशिश कर रहे थे। अंडमान सागर है कहाँ? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ तक है। ये जो सबसे दक्षिण में आपको दिख रहा है ये निकोबार है। ये क्या है? ये छोटा सा यह निकोबार है, ठीक है। ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान है ये। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे क्या, अंडमान का कैपिटल जो है वो किस आइलैंड पर स्थित है? छोटा सा सवाल है।
उत्तरी, मध्य, दक्षिणी कहाँ पर है? तो यही है वो अंडमान सागर है। अंडमान सागर देखिए कहाँ है, इसके बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। इसमें किस नदी का मुहाना बनता है, इस प्रकार से सवाल को पूछा गया था। देखिए ये है अंडमान सागर। अंडमान सागर यही है। आपको एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा बस। ये जो हिमालय रीजन है, ये इसी का विस्तार है ये पूरा, ठीक है। इसको कहा जाता है अराकान योमा कहा जाता है। यानी कि अंडमान सागर जो है ये हिमालय का ही विस्तार है। यहाँ पर हिमालय पानी में डूब गया है, यहाँ पर उभर रहा है, इसीलिए यह हिमालय का ही विस्तार है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर यहाँ से सारे जल को हटा देंगे तो आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखेंगी पहाड़ी की, ठीक है। तो ये अंडमान सागर है, यहीं पर यह हादसा हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अंडमान सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो अंडमान सागर उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर का एक सीमांत मार्जिनल सी है। इससे लगने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो पहला तो भारत ही है, इसके पश्चिम में अपना आइलैंड समूह है, म्यांमार है, उत्तर नॉर्थ और पूर्व ईस्ट में म्यांमार की तरह रेखाएं हैं, थाईलैंड है इसके ईस्ट में, मलेशिया इसके दक्षिण पूर्व में, मलय प्रायद्वीप मलेशिया का वह हिस्सा है। आने वाले समय में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कल ही मैंने पढ़ाया है, कल क्या पढ़ाया मैंने? 71 मेंस वाले में रिवीजन में 72 के बच्चे भी देख सकते हैं उसे। हमने कल पढ़ा है निकोबार प्रोजेक्ट को, ठीक है। निकोबार प्रोजेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से हमने इसे पढ़ा है। आने वाले समय में बंधुओं यहाँ पर नहर बनेगा, ठीक है, जिससे डायरेक्ट ये दक्षिणी चीन सागर से डायरेक्ट अंडमान सी में जहाज़ आ सकते हैं। तो इसलिए भी हम इसे डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब सिंगापुर जहाज़ कम जाएंगे तो उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में, या जैसे भी हो, सामान का लोड अनलोड करने में, विराम करने, पर्यटन में, हर चीज़ से। ये यहाँ से इसलिए बनाया जा रहा है ताकि स्टेट ऑफ मलक्का पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। लेकिन यहाँ से आओ, कहीं से भी आओ, है तो हमारा ही ये पूरा क्षेत्र। जिस प्रकार से ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, उसी प्रकार से आने वाले चीन से युद्ध के दौरान हम इसको बंद कर देंगे, जिसे चीन का जितना तेल वेल का इंपोर्ट है सब बंद। बाय लैंड जाओ, बाय सी तो सब बंद। तो ये हमारा चोक पॉइंट है, इसको विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है ये बंधुओं। अंडमान सागर की भौगोलिक स्थिति, इससे लगने वाले देश के नाम भी बता दिए, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप जो हैं वो इसके दक्षिण में स्थित है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इन 5 देशों का पूछा जा सकता है आपसे। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक है इसी से सवाल पूछा गया था इरावदी नदी के बारे में। इरावदी नदी बहुत लंबी है। अगर मैप पर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे घूमते यहाँ पर आके अपना मुहाना बनाती है। लगभग में बहुत सारे देशों को कवर करती है, बहुत दूर से चल करके आती है। देखिए क्या, अंडमान सागर में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ म्यांमार के भौगोलिक क्षेत्र से आती हैं। ये नदी अंडमान सागर उत्तरी हिस्से में स्थित मर्तबान की खाड़ी में यह गिरती है। अंडमान सागर के नॉर्थ में छोटा सा इलाका जिसको मर्तबान की खाड़ी कहा जाता है, अपने पड़ोस में है, लेकिन शायद आपको नाम नहीं पता होगा, कि मैपिंग नहीं किया होगा आपने। इरावदी नदी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। यह म्यांमार की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी म्यांमार की जीवन रेखा है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए अपना विशाल डेल्टा अंडमान सागर में बनाती है। इरावदी नदी, आपने इरावदी डॉल्फिन का भी नाम सुना होगा। जिस प्रकार से गंगा डॉल्फिन, जिस प्रकार से इरावदी नदी डॉल्फिन होता है, उसी पर सिंधु नदी डॉल्फिन अलग अलग मीठे पानी की जीव हैं। सोल्विन नदी, यह नदी तिब्बती पठार से निकल करके चीन और म्यांमार होते हुए बहती है, अंततः अंडमान सागर मर्तमान की खाड़ी में यह गिरती है। सितांगी नदी, यह म्यांमार के मध्य दक्षिण भाग की एक प्रमुख नदी है, जो इरावदी और साल्विन के बीच से बहते हुए मर्तमान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इन तीनों को ही याद रखिएगा। मर्तमान की खाड़ी ये है, ठीक है, यहीं पर यह गिराती है सारा जल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है WPI और CPI। क्या है WPI? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI एंड CPI। इसके बारे में सवाल पूछा गया है क्या? CPI के एक लाइन से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं उसको, उसके एक लाइन से UPSC ने 3 बार सवाल पूछा है प्रीलिम में
कि आरबीआई के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है मौद्रिक नीति इत्यादि के डिसाइड करने में। तो मार्च महीने में भारत की थोक महंगाई पिछले 3 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये महंगाई तो आप फील भी कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया का युद्ध है, जिसने कच्चे तेल की कीमतों महीने दर महीने 50% का भारी उछाल ला दिया है। इलेक्शन ख़त्म होने दीजिए, पेट्रोल पर मिनिमम 15 रुपया और डीजल पर 35 रुपये का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन ने हमें बचाया हुआ है। और WPI क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक उन वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है जो थोक बाजार में व्यवसायों द्वारा थोक में बेची और खरीदी जाती हैं। यह उत्पादक के स्तर पर महंगाई को दर्शाता है। उत्पादक के स्तर पर, जो उत्पादन कर रहे हैं उनके स्तर पर महंगाई की क्या स्थिति है, उसको WPI के तहत में हम लोग देख पाते हैं। तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखें। परिभाषा पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में। जारीकर्ता, सेकंड PT फैक्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्या शामिल होता है? केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। इस लाइन से सवाल आया है गुरु। सेवाएं, सर्विस, इसमें विनिर्मित उत्पादों को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है और केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। एक बकेट ले लिया, उस बकेट में सारी वस्तुओं को डाल दिया, होलसेल प्राइस निकाल लिया उससे, ठीक है। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 23-24 का उपयोग करके आधार वर्ष को 2012 से 2024 तक संशोधित किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए यह PIB का छोटा सा मैंने डाल दिया है कि 2024 के लिए इसको संशोधित किया गया। कुछ दिन पहले का ही यह न्यूज़ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है जिसे आप और हम जैसे आम उपभोक्ता सीधे दुकानदार से खरीदते हैं। यानी कि ये जो महंगाई है, ये जो है प्राइस इंडेक्स, यह उपभोक्ता के लिए मापा जाता है। WPI उत्पादक के लिए था। उपभोक्ता और उत्पादक शब्द यूज करके पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जारीकर्ता, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही सब लाइन पूछा जाता है, कृपया याद रखें। क्या शामिल होता है? इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन भी इसमें शामिल होता है। उनके प्राइस में कितना अप या डाउन हुआ है। इसमें खाद्य और पेय पदार्थों को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है जो आम उपभोग की वस्तुएं हैं। इसमें वस्तु और सेवा दोनों होता है। खाद्य और पेय पदार्थ को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। सेवा में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के दाम में कितना परिवर्तन आया है उसकी भी माप की जाती है। यह ज़्यादा करीब होता है लोगों के लिए। यह लोगों के बारे में वास्तविक जानकारी देता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने के लिए इसी सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इसी लाइन से UPSC ने प्रीलियम में 2 से 3 बार मिनिमम सवाल पूछे हैं। आप जा कर के UPSC प्रीलियम इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में देखिएगा, आपको सवाल मिल जाएगा। 2015 के बाद भी 3 बार पूछे गए हैं ये। इसे ज़रूर ध्यान में रखें। WPI होलसेल और CPI जो होता है यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता के लिए होता है। रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात ये कही गई है कि WPI तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है लेकिन CPI लगभग में स्थिर रहा है। WPI होलसेल में प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन कंज्यूमर तक वह महंगाई नहीं पहुंच रही है, क्योंकि बीच में मोदी जी बैठे हुए हैं। मोदी जी ने अभी रोक रखा है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा मोदी जी वहाँ से उठ के चले जाएंगे। उसके बाद होलसेल में जो महंगाई है वो लोगों की जेब तक झट से पहुँच जाएगा। अगर उससे पहले संधिबंदी हो गया, युद्ध ख़त्म हो गया तब तो ठीक है, लेकिन युद्ध ख़त्म होने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल होने में मिनिमम 6 महीने का समय तो लगेगा। बर्कलेज के अर्थशास्त्रियों के अनुसार WPI वैश्विक कमोडिटी कीमतों और ऊर्जा के झटकों का अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब देता है। जो वैश्विक रूप से, ग्लोबल रूप से प्राइस अप डाउन होते हैं या ऊर्जा के आयात निर्यात में अप डाउन होता है तो उसको सबसे अच्छे तरीके से WPI दिखाता है। चूँकि कच्चे तेल की कीमत 49% बढ़ गई, इसलिए कारखानों के लिए अमोनिया गैस, उर्वरक बनाने के लिए PVC, प्लास्टिक बैग,
ताश के पत्ते बनाने के लिए। कच्चे माल महंगे हो रहे हैं, इसलिए थोक WPI तुरंत बढ़ गया है। लेकिन CPI क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि भारत सरकार ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को नहीं बढ़ने दिया है, इसलिए आम आदमी तक यह महंगाई अभी नहीं पहुंची है। लेकिन पहुंच जाएगा क्या? हाँ, इलेक्शन का लास्ट दिन, जिस दिन वोट पड़ेगा, उसके बाद यह महंगाई लोगों तक पहुंच सकता है, अगर स्थिति नॉर्मल नहीं हुआ तो आज के ये सारे टॉपिक थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पढ़ा होगा आपने, सीखा भी होगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।